दोस्तों आज फिर हम एक अच्छा टॉपिक लेकर आपके पास आए हैं। आज हमारे पास एक Realme 10 Pro Plus 5G का फ़ोन आया है जो कि डेड कंडीशन पे हमारे पास आया है। तो जैसे ही हम ट्रेसिंग स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला काम होता है विदाउट बैटरी या बैटरी लगाने से जो भी आपके लग कर सकते हो, कोई इशू नहीं। हम पहले चेक करेंगे इसका चार्जर का सीन क्या है, चार्जर लगाने पे इस पर क्या रीडिंग आता है। जब इस पे हम चार्जर लगा रहे हैं विदाउट बैटरी पे, तकरीबन ये 0.1 मिली एम्पियर का कप इस पे हमारा करंट कंज्यूम करता है, यानी कि विदाउट बैटरी पे ये सही है। जब इस पे हम बैटरी लगाते हैं तो ये जो करंट कंज्यूम कर रहा था वो फिर भी डाउन हो गया, मतलब जितना ले रहा था उससे भी ये डाउन हो गया, यानी कि 0.1 जो ले रहा था उससे भी कम हो गया। अभी ये इसको थोड़ा सा निकल के फिर लगाते हैं। अभी लगाने के बाद क्या हुआ, 0.5 मिली एम्पियर का करंट कंज्यूम किया। और इसके अंदर क्या हुआ, पहले विदाउट बैटरी पे 0.1 था जैसे कि नॉर्मल का कंडीशन है। अभी इसका थोड़ा सा ग्राफ पे हम देखेंगे, भाई सेम रीडिंग है, 0.5 मिली एम्पियर का करंट कंज्यूम कर रहा है। तो जब आपके पास एक चार्जर जो आई चार्जर है या फिर जो भी चार्जर है, चार्जर के हिसाब से जब हम इसको लगाते हैं तो 0.5 का मिली एम्पियर जब कंज्यूम करता है तो हमको लगता है कि इसका पावर सेक्शन सही है। सीपीयू और यूएफएस के सेक्शन पे इशू हो सकता है। डीपीडीएम भी कुछ नहीं ले रहा है, यानी कि इस पे 0.5 मिली एम्पियर का ही चार्ज हो रहा है, जो कि ये जो कंडीशन है ये डेड कंडीशन है। और इसका रीडिंग को एक बार डीसी पे हम चेक करेंगे, डीसी पे क्या रीडिंग है। डीसी और चार्जर का रीडिंग से हमको कुछ आइडिया हो जाएगा कि हम कहाँ पे काम करें। एक बार हम इस तरह से केबल शायद हमारे पास नहीं होगा, ये केबल तो हमारे पास नहीं है। और इसको हम सिर्फ प्लस माइनस लगा के चेक करते हैं क्या सीन है। ये आपस में थोड़ा सा शॉर्ट हो जा रहा है, अच्छी तरह से इसको लगाते हैं। ये कनेक्टिविटी नहीं हो रहा है, इसका ग्राउंड को जो एंटीना वायर है इसके साथ अभी कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमारा जो ग्राउंड है इसको सही तरह से मिल जाए। रीडिंग हमारा क्या आया, 138-39 पे ये हमारा स्टॉक हो गया। डीसी का रीडिंग हो गया 130, अभी ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, फिर भी ये 200 बिलो है, 100 to 200 बिलो का इसका अभी रीडिंग हमको मिला। अभी थोड़ा ये बढ़कर चला गया, 210 के पास चला गया, यानी कि 100 से 200 के अंदर, 100 से 200 के अंदर कोई स्टक रहता है हमारा रीडिंग डीसी पावर सप्लाई में, तो हम मानते हैं कि ये इसका राम का फल्टी है। तो राम का फल्टी है मतलब ऐसा नहीं कि राम सिर्फ आपको यूएफएस पे मिलेगा। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा कि एक्चुअली ये वीडियो कितना डीप है और ये वीडियो जो भी बंदा देखेगा कितना इस पे नॉलेज मिलेगा। एमटी के फ़ोन के अंदर ऑटो पोर्ट का सिस्टम कैसे बनता है और ऑटो पोर्ट का सिस्टम रिपेयर क्यों नहीं हो पाता है।
तो हमने देखा कि डीसी का रीडिंग और चार्जर का रीडिंग, ये दोनों का रीडिंग हमने देख लिया। डीसी का रीडिंग हमारा क्या है, 100 से 200 के अंदर, यानी कि 100 से 200 के बीच में ये स्टक हो गया। लेकिन इसका चार्जर का रीडिंग 0.4 मिली एम्पियर का करंट कंज्यूम कर रहा था। चार्जर का रीडिंग और डीसी का रीडिंग से हमको पता चल गया है कि इसका पावर सेक्शन शायद सही है। तो इशू है तो इसका यूएफएस या फिर सीपीयू, ये दोनों के बीच में कोई इशू होगा। तो अभी हम ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन तो ऑटो पोर्ट पे ही अभी रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 100 से 200 के बीच में ये स्टक हो रहा है। तो जो टेक्नीशियन भाई ने इसको मेरे पास सेंड किए हैं, उन्होंने इसका यूएफएस एंड सीपीयू ये दोनों को रिबल कर चुके हैं। तो अभी सीन क्या है, थोड़ा सा ट्रेसिंग करेंगे। तो जब भी कोई हमारे पास इस तरह से फ़ोन आता है, तो हमारा पहला काम क्या होता है, इसका यूएफएस को ओपन करना। बाद में हम देखेंगे क्या इशू है क्या नहीं, लेकिन जो कंडीशन हमारे पास अभी आया है ऑटो पोर्ट पे और कुछ मिली एम्पियर लेके ये स्टक हो रहा है डीसी पावर सप्लाई में, इस कंडीशन पे हमारा मन पे भी जाएगा और हमारी ट्रेसिंग भी यूएफएस की तरफ भी जाएगा, क्योंकि यूएफएस के साथ हमारा रोम एंड राम मौजूद है। अगर इस पे हमारा ईएमसीपी होता, बाहर से हमारा राम बैठता, तो हम सीपीयू की तरफ जाते, मेमोरी की तरफ नहीं जाते। लेकिन आजकल के टाइम पे जो रिपेयर होता है फ़ोन, 5G के फ़ोन के जो रिपेयर होता है, वो आप नहीं बोल सकते कि सीपीयू और यूएफएस ये कंसा रिबल करने से होगा। काफ़ी इधर सीपीयू रिबल से हो जाता है। ऐसे भी तुम अगर हीट भी मार दो थोड़ा सा, फ़ोन ऑन हो जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये फिर सेम प्रॉब्लम आ जाता है। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर तो एसके हाइनिक्स का यूएफएस लगा है और बीजीए 254 का यूएफएस लगा है। बीजीए 254 का यूएफएस लगा है और इसका एसके हाइनिक्स का यूएफएस जो लगा है, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको पहले चेक करेंगे ईजीजेटेक पे हमारा जो बॉक्स है ये सही है कि नहीं। तो यहाँ से हमको अगर ये थोड़ा सा हमको लगा कि ये मेमोरी सही है, तो आगे हम काम करेंगे। तो पहले हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। एक्चुअली ये जो मेमोरी है उठाने के टाइम पे कभी कभी ख़राब भी हो जाता है। तो एक बार इसको चेक करते हैं कि ये कितना दूर सही है और इसका हेल्थ वगैरह भी थोड़ा सा देख लेंगे। देखो दोस्तों, जो भी एस्काइनिक्स हो, सैमसंग हो, कभी कभी क्या है कि ओपन करने के टाइम पे भी इसका हेल्थ ख़राब हो जाता है। तो जितना कोशिश करे यूएफएस हो या फिर ईएमएमसी हो, इससे थोड़ा सा दूर रखने के लिए कोशिश करें। और कोई सा भी आप इस पर कवर डाल के या फिर कोई टेप वगैरह यूज़ करके इसको सेफ रखने की कोशिश करें, क्योंकि यूएफएस और ईएमएमसी को रिबल करने के बाद फ़ोन हमारा थोड़ा सा स्लो हो जाता है, यानी कि कभी कभी बहुत लॉन्ग टाइम बूटअप लेगा, उसके बाद स्टार्ट होगा। आपने देखे होंगे, मैं ज़्यादा इसके ऊपर अभी बात नहीं करूँगा। मैं इसको पहले चेक करूँगा ईजीजेटेक पे ये मेमोरी सही है कि नहीं। जो टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं उसी टॉपिक पर बात करना सही है। तो अगर यहाँ से हमारा यूएफएस सही है तो हम आगे जाएंगे, अगर यूएफएस सही नहीं होगा तो हम यहाँ से ही क्लोज कर देंगे। चलो, यहाँ से ईजीजेटेक हमने कनेक्टिविटी कर दी। अब ईजीजेटेक पे यहाँ से लगाएंगे और यहाँ से हम एमएमसी मैनेजर टूल को ओपन करेंगे। ये हमारा एमएमसी फाइल मैनेजर टूल का ओपन हो गया। 1.25 का वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं और यूएफएस को चूज करके यहाँ से कनेक्ट ईजीजेटेक यूएफएस करेंगे। अब ये बता रहा है कि जीपीटी सिग्नेचर नॉट फाउंड ब्रेक, और यहाँ से उसका आइडेंटिफाई ले रहा है। लग रहा है कि इसके अंदर कुछ पार्टीशन वगैरह ब्रेक है, फिर भी इसका एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन को देखिए, एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं आया। कुछ कुछ मॉडल में एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन नहीं भी आता है, लेकिन ये बराबर चलता है। ये मेमोरी सही है कि नहीं अभी तो पता नहीं कर सकते। थोड़ा सा इसके ऊपर अभी इसका हेल्थ वगैरह को देखो, इस पे 0 to 10
एंड एक है 10 to 20। इसका इन इस पे चलता है, कोई इशू नहीं। और एक बार आइडेंटिफाई करते हैं, शायद ये सही तरह से लगा होगा नहीं, एक बार देख लेते हैं, कभी कभी सेकंड टाइम भी आ जाता है। पार्टीशन ले रहा है, लेकिन कुछ पार्टीशन यहाँ से जैसे कि एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो ये मेमोरी अभी 50-50 में चला गया। मैं भी अभी कंफर्म नहीं होगी ये सही है कि नहीं, लेकिन आइडेंटिफाई तो थोड़ा हो रहा है, एंड्रॉयड इंफॉर्मेशन इसके अंदर नहीं आया। तो अभी हम स्टैंडर्ड ट्रेसिंग करेंगे, जो कि नॉर्मल ट्रेसिंग, जिस तरह से ट्रेसिंग होना चाहिए स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारा रैम एंड रोम की सप्लाई को चेक करेंगे। रैम एंड रोम की सप्लाई क्या क्या होता है? रोम की सप्लाई होता है हमारा VCC एंड VCC Q 2.8 वोल्ट एंड 1.8 वोल्ट, और हमारा रैम की सप्लाई होती है VDD2 एंड VDD Q 1.1 एंड 0.6। ये चारों वोल्टेज को पहले हमको देखना पड़ेगा कि आ रहा है, ये 1.1 वोल्ट इस पे आ रहा है और स्टेबल भी है, यानी कि CPU परफॉर्मेंस कर रहा है, पावर होल्ड कर रहा है। अभी इस पे 1.8 वोल्ट भी आ गया, यानी कि हमारा रोम की और रैम की ये भी 0.6 हमारा VDD Q का सप्लाई आ गया, VCC Q भी आ गया, और ये 1.8 हमारा VCC Q, और अभी और एक वोल्टेज है हमारा 2.8 जो कि VCC का वोल्टेज, ये सप्लाई भी अवेलेबल है। तो एक टेक्नीशियन अगर ट्रेसिंग करता है तो पहले देख लेता है कि ये चारों का चारों वोल्टेज आ रहा है, मेमोरी आइडेंटिफाई ओके है, फिर भी इसके अंदर ऑटोपोर्ट का सेक्शन अभी भी बना हुआ रहता है, ऑटोपोर्ट का प्रॉब्लम वही रहता है। तो इस कंडीशन पे टेक्नीशियन का माइंड क्या होता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। अरे भाई ये सप्लाई तो सब बन रहा है, मेमोरी भी ओका है, तो इस कंडीशन पे क्या करें? तो आपके लिए मैं एक इमेज तैयार किया हूँ, MTK ऑटोपोर्ट डीप एक्सप्लेन। हम स्टैंडर्ड ट्रेसिंग क्या करते हैं, एडवांस ट्रेसिंग क्या होगा, जो कि एडवांस ट्रेसिंग हम यहाँ से आपको बता रहे हैं क्या होता है एडवांस ट्रेसिंग। तो पहले हम चेक EMMC एंड UFS ओके और नॉट, इजी अटैक पे हमने चेक कर लिया है। देन चेक EMMC एंड UFS वोल्टेज, वो भी चेक कर लिए। VCC रोम की सप्लाई दोनों VCC और VCC Q 2.8 और 1.8 वो भी चेक कर लिए। VDD2 1.1 वोल्ट वो भी आ रहा है रैम की सप्लाई, VDD Q 0.6 वोल्टेज वो भी आ रहा है रैम की सप्लाई। UFS वोल्टेज 1.2 वोल्ट BGA 297 पे एक एक्स्ट्रा वोल्टेज तैयार किया जाता है, वो मैं कभी टॉपिक पड़ेगा तो मैं इसको समझाऊंगा वो क्या है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एडवांस क्या है। मैंने आपको पहले बताया क्या, EMMC का कंप्लीटली वोल्टेज क्या क्या होता है, रैम और रोम की सप्लाई, ये सब हमने चेक कर लिया। UFS का जो 1.2 वोल्ट का एक एक्स्ट्रा सप्लाई मैं बता रहा हूँ BGA 297 में लगता है, उसके लिए ऑटोपोर्ट बनता है, वो कहाँ से निकलता है कैसे निकलता है वो टॉपिक आएगा तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। अभी मैं आपको एडवांस ट्रेसिंग के बारे में बता रहा हूँ। चेक CPU वोल्टेज। देखो पहले हमारे ऑटोपोर्ट के हमारी माइंड पे क्या था, ऑटोपोर्ट के सेक्शन पे हम EMMC या फिर UFS के पास भागते थे। अभी हम CPU के वोल्टेज EMMC अगर होगा, अगर EMMC लगा हुआ रहेगा फोन के अंदर तो SRAM एंड SRAM अदर की सप्लाई 0.6 वोल्टेज टू 0.8 वोल्टेज को आपको चेक करना पड़ेगा, ये डीप। सेकंड UFS की सप्लाई DVDD SRAM प्रोसेसर B, DVDD SRAM प्रोसेसर L, DVDD SRAM मॉडेम 0.8, ये सब 0.8 की वोल्टेज है। DVDD का फुल फॉर्म क्या है, डिवाइडेड वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन। SRAM की मतलब क्या है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सब प्रोसेसर की वोल्टेज है, जो कि ये सब वोल्टेज ना मिलने पे
हमारा फोन ऑटो पोर्ट पे चला जाएगा। नीचे में क्या लिखा हूँ, डीवीडी SRAM GPU, इसका मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट मिसिंग होने से डिस्प्ले के अंदर हमारी क्या होगा, फ्लिकरिंग इशू आ जाएगा। तो इसीलिए राम की सप्लाई बोलते हैं कि कुछ कुछ बंदे राम की सप्लाई मिसिंग होने से हमारा फ्लिकरिंग इशू आता है। तो कैसे आता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन किया। अभी मैं बोर्नियो की थोड़ा सा हेल्प लूंगा और जो टॉपिक पर हम बात कर रहे थे वो टॉपिक के पास फिर चले जाएंगे। अभी हम Realme 10 Pro Plus 5G का यहाँ से एक इमेज कलेक्ट किए हैं बोर्नियो की सहायता से, जो कि इनपुट आउटपुट की सप्लाई को हमने देखे। हम यहाँ से चेक करेंगे। अभी पहले तो हमने यूएफएस का सारी वोल्टेज चेक कर लिए थे, अभी चेक करेंगे डीवीडी SRAM प्रोसेसर एल की सप्लाई, डीवीडी SRAM प्रोसेसर बी की सप्लाई एंड डीवीडी SRAM मॉडेम की सप्लाई एंड डीवीडी प्रोसेसर जीपीयू की सप्लाई। जीपीयू का सप्लाई अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ग्राफिक्स प्रोसेसर यूनिट है, वो अलग टॉपिक हो जाएगा। अभी हम ये तीनों वोल्टेज को चेक करेंगे, तीनों वोल्टेज एक फ़ोन के अंदर बनता है कि नहीं। अगर बनता है तो हमारा मेमोरी हम सोचेंगे कि उसका पार्टीशन मिसिंग है, वो प्रोग्रामिंग करने के बाद वो सही हो सकता है, वो अलग टॉपिक है। तो अभी हम चेक करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला प्रोसेसर बी के पास ये देखिए हमारा डीवीडी SRAM प्रोसेसर बी सप्लाई बन रहा है। अभी हमारा सेकंड वोल्टेज क्या है, डीवीडी SRAM प्रोसेसर एल। जितने भी SRAM की सप्लाई है वो सबको आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो कि ऑटो पोर्ट बनता है इसके जरिए। ये भी 0.8 वोल्ट बराबर आ रहा है। प्रोसेसर एल के पास भी सप्लाई है बन रहा है और प्रोसेसर बी के पास भी सप्लाई बन रहा है। तो अभी हमारा मॉडेम की सप्लाई यानी कि डीवीडी SRAM मॉडेम, अभी चेक करेंगे ओ लाइन को। ये कैपेसिटर पे ये देखिए दोस्तों, डीवीडी SRAM मॉडेम की सप्लाई यहाँ से मिसिंग है जो कि आउटपुट नहीं हो रहा है। अगर डीवीडी SRAM की सप्लाई आउटपुट नहीं होगा तो हमारी फोन ऑटो पोर्ट पे चला जाएगा। इस पे बन रहा है प्रोसेसर बी एंड प्रोसेसर एल की सप्लाई बन रहा है और ये हमारा सप्लाई अभी इस पे नहीं बन रहा है, यानी कि हमारा डीवीडी डिवाइडेड वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी मॉडेम की सप्लाई यहाँ से हमारा नहीं बन रहा है। इसीलिए हमारा फ़ोन के अंदर शायद ऑटोपोर्ट हो सकता है। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मेमोरी भी खराब भी हो सकती है, दो तरफ से प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो जीपीयू का वोल्टेज को एक बार चेक कर लेते हैं, जीपीयू का वोल्टेज बनता है कि नहीं। इस पे बनना चाहिए, शायद ये सप्लाई भी नहीं बन रहा है। ये सप्लाई तो बनना चाहिए जीपीयू का सप्लाई। तो सॉरी दोस्तों, मैं ग्राउंड की तरफ चेक कर रहा था, अभी इसको प्लस की तरफ चेक कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से हमारा जीपीयू का सप्लाई भी सही से बन रहा है। तो ऐसा क्या सीन है जो कि इसके अंदर मॉडेम की जो हमारा SRAM की मॉडेम की सप्लाई आउटपुट नहीं हो रहा है, बाकी सारी के सारी सेक्शन बन रहा है और स्टेबल भी है। तो ऐसा क्या सीन है जो कि ये सप्लाई नहीं बन रहा है। तो ये सप्लाई को आउट करना, मतलब ये सप्लाई जो आउट होता है इसका आउटपुट का वैक्सीन को जाते हैं। ये कौन सा आईसी से आउटपुट होता है या फिर पावर आईसी से आउटपुट होता है। तो थोड़ा सा हम इसका बिट मैप को सहायता लेंगे। बिट मैप की इस पे बिट मैप है, लेकिन बिट मैप इसका कंफर्टेबल नहीं है, जो कि आपको इसके अंदर सिर्फ आपको लेटर मतलब नंबरिंग बताएगा और इसके अंदर और कुछ नहीं बताएगा, सिर्फ हम लाइन देख सकते हैं। तो इतना मिलता है, इतने पे ही हम खुशी है और कुछ नहीं। ये कैपेसिटर को चूज करेंगे। ये देखिए ये हमारी एक बक कन्वर्टर की आईसी के पास जाता है, जो कि ये यहाँ से चारों बक आउटपुट करता है। जो चारों बक आउटपुट करता है इसका नाम क्या है, MT6315RP। MT6315RP का क्या काम है अभी देखेंगे।
सॉरी MT6315FP MT6315FP के पास हमारा SRAM की मॉडेम की सप्लाई आउटपुट होती है एंड UFS की एक वोल्टेज आउटपुट होती है इसके अंदर। तो UFS की जो वोल्टेज इस पे आउटपुट होती है, अगर आपका इस पे BGA 297 का इस पे देखिए आउटपुट नहीं होता है, मैं फिर भी जो टॉपिक पर था बात करता हूँ। अगर BGA 297 की ये टॉपिक पर बात कर लेते हैं। ये देखिए इसका इनपुट की सप्लाई अभी जो रजिस्टर के पास मैं चेक कर रहा हूँ, ये क्या है, SMPS की रजिस्टर है, यानी कि जो MT के बेस की जितने फोन है उसका पावर IC को जितने भी बक होते हैं वो बक को कंट्रोलिंग करने के लिए एक SMPS की सप्लाई यूज किया जाता है जिसका नाम है सिस्टम पावर मैनेजमेंट इंटरफेस। ये हमारा सप्लाई बनना चाहिए जो कि हमारा बक वगैरह आउटपुट होने के लिए। तो यहां से हमारा जो सप्लाई है अभी अच्छी तरह से चेक करते हैं इसके अंदर क्या सप्लाई बनता है। 1.8 वोल्ट इस पे आता है। ये रजिस्टर के पास हमारा 1.8 वोल्ट आता है जो कि इस पे हमारा कितना आना चाहिए, 4.1 के करीब आना चाहिए जितना पावर IC के VPH पे आ रहा है। ये हमारा VPH की वोल्टेज है, यानी कि VCS की वोल्टेज है। MT के फोन अगर हो तो इसको हम VCS की वोल्टेज बोलते हैं, यानी कि वोल्टेज सिस्टम हमारा जो होते हैं सिस्टम की वोल्टेज, इसको VCS की वोल्टेज बोला जाता है। और क्वालकॉम हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं VPH। तो यहाँ से 1.8 वोल्ट तो आएगा तो ये बक कन्वर्टर IC कभी भी वर्क नहीं करेगा। तो हम श्योर हो गए ये जो IC है ये IC के पास हमारे ये रजिस्टर के पास 1.8 वोल्ट आ रहा है। तो बाहर से कहीं से ये लाइन ब्रेक है, अभी इसके पास आ रहा है, ये भी जा रहा है वही IC के पास, लेकिन ये IC का बक कंट्रोल का जो SMPS की रजिस्टर है उस पर सप्लाई नहीं है। तो हम इस पर कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ से जो बक कंट्रोलर के लिए जो हमारा रजिस्टर लगाए वहां से एक जंपर लगा देंगे VPS, मतलब जो हमारा सिस्टम की वोल्टेज के साथ, जो VCS की वोल्टेज के साथ हम इसको जंपर बना देंगे। इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बक कन्वर्टर एक बार एक्टिव होना पड़ेगा। ये बक कन्वर्टर एक्टिव नहीं होगा तो हमारा इसके इस पे आउटपुट होता है SRAM की मॉडेम की सप्लाई और इस पे आउटपुट होता है हमारा UFS का 1.2 वोल्टेज। जो UFS का 1.2 वोल्टेज इस पे आउटपुट होती है, ये देखिए नीचे यहाँ से UFS का सप्लाई एक मतलब यहाँ से तो लिखा हुआ नहीं है, जैसे इमेज थोड़ा सा मैंने शायद नहीं ले पाया। तो ये जो MT6315FP का जो IC है इस पे एक 1.2 वोल्ट का एक सप्लाई आउटपुट होती है UFS के लिए। अगर BGA 297 आपका UFS रहेगा तो FP पे जो हमारा FP का IC बैठा है MT6315FP उस पे एक सप्लाई आउटपुट होगा 1.2 वोल्ट जो कि दिया जाएगा UFS को। ये फोन के अंदर अगर देखेंगे तो ये फोन के अंदर पे भी अगर CPU का वोल्टेज या फिर UFS का वोल्टेज को आप देखेंगे तो एक बार बर्नियो को ओपन करके तो इसका एक कॉइल पे UFS का वोल्टेज लिखा हुआ रहेगा, लेकिन इसके अंदर क्या है कि BGA 254 है। तो 254 के अंदर हमारा 1.8 वोल्ट यूज होता है और हमारा 1.2 वोल्ट यूज नहीं होता है। तो थोड़ा सा और भी डीप में जाना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक पे फिर रहते हैं। तो हमने यहाँ से एक जंपर बनाया। जंपर बनाने के बाद अभी हम चेक करेंगे ये जो बक कन्वर्टर IC से हमारा आउटपुट हो रहा है कि नहीं, DVDD SRAM की मॉडेम की सप्लाई। सप्लाई तो बन गया, अभी देखेंगे। ये देखिए 0.8 वोल्ट अवेलेबल हो गया। जो कैपेसिटर में हमारा मिसिंग था सप्लाई, वो कैपेसिटर के पास हम अभी चेक करेंगे। इस पे भी 0.8 वोल्ट आ गया, हमारा SRAM की सप्लाई बन गया। अभी हम मोबाइल को चेक करेंगे। मोबाइल डायरेक्टली हमारा मतलब अभी तो मोबाइल को चेक कैसे करेंगे, अभी हम UFS को पे लगाएंगे। UFS को लगाने के बाद हम इस पे चेक करेंगे।
अभी तक यूएफएस को क्यों नहीं लगाया, और यूएफएस का सारे का मतलब जितना वोल्टेज यूएफएस के पास आना चाहिए वो सब आ रहा था, इस पर क्यों ऑटोपोर्ट बना, और इसका आइडेंटिफाई को देखते हुए हम थोड़ा सा ट्रेसिंग किए और कुछ नहीं। अगर आइडेंटिफाई पूरा खराब होता तो हम इस पर आगे नहीं जाते। तो हमने देखा कि इसका आइडेंटिफाई थोड़ा सा हमको लगा कि ये जिंदा हो सकता है, लोगो वगैरह आ सकता है या फिर सॉफ्टवेयर का इशू हो सकता है। हालांकि इसके अंदर सॉफ्टवेयर से हो सकता है। अभी देखेंगे क्या सीन है, यूएफएस को एक बार पेस्ट कर लेते हैं। हमारा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम कहाँ से था आपने देख लिए। ये फ़ोन ऑन होगा नहीं होगा मेरे को पता नहीं, फिर भी हमको जो प्रॉब्लम के बारे में आज का जो ट्रेसिंग था वो ट्रेसिंग हमको पता चल गया है कि ऐसा ट्रेसिंग होता है ऑटोपोर्ट के टाइम पे। थोड़ा सा हम इसको कूलिंग कर देते हैं। कूलिंग करने के बाद हम चेक करते हैं कि ये फ़ोन ऑन होता है या फिर इस पर अदरवाइज कुछ इशू है। अभी हम चार्जर लगा के चेक करते हैं क्या सीन है। वही तकरीबन 0.5 0.4 मिली एम्पियर इस पे वही कंज्यूम किया, कोई आगे वाला सीन नहीं है। अभी भी फिलहाल ये डेड कंडीशन पे है। एक बार डीसी पावर सप्लाई में चेक करते हैं क्या सीन है। पहले जो सीन था वही सेम सीन है इस पे या फिर और कुछ बदलाव हुआ है। अभी ये सीधे चला गया कितना, सीधे देखो अभी 300 के पास एक बार गया था, 300 के पास। अभी 2 जिस तरह से ऑन की कंडीशन जैसा है, लेकिन ये एक अबनॉर्मल की रीडिंग लगा हमको। तो हम एक बार चेक करेंगे कि इसके अंदर अभी ऑटोपोर्ट वगैरह बनता है कि नहीं। लेकिन पहला कंडीशन थोड़ा चेंज हो गया। पहले कंडीशन क्या था, 100 टू 200 के बीच में इससे ले रहा था। अभी देखो इस पे पोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं बन रहा है। तो जैसे कि मैनुअल पोर्ट बन रहा है कि नहीं वो भी देखेंगे। मैनुअल पोर्ट भी शायद ये नहीं बन रहा है, मैनुअल पोर्ट भी नहीं बन रहा है, ऑटो पोर्ट भी नहीं बन रहा है। शायद ये यूएफएस खराब हो सकता है, यानी कि यूएफएस का राम की सेक्शन खराब हो सकता है। रोम की सेक्शन शायद ओके है। आई थिंक रोम सेक्शन ओके है, सॉफ्टवेयर से हो सकता है। लेकिन राम सेक्शन अगर ओके नहीं होगा तो आप जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो सेट ऑन नहीं हो पाएगा। और राम को चेक करने के लिए अभी तो कोई नया फंडा नहीं निकला है, तो अभी मेरे पास होगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। वोल्टेज को सिर्फ चेक कर सकते हैं और कुछ नहीं। अभी देखिए, ये देखिए हमारा सीपीयू ओके है, पोर्ट बन रहा है। सिर्फ इसका एसराम का जो मॉडेम की सप्लाई मिसिंग था। तो पहले अगर जो ट्रेसिंग हुआ था इसको ओपन करने से पहले अगर वो सप्लाई को देख लेते तो अच्छा होता। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक पे।